Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of economics. The topics that we are going to cover in this lecture are production possibility curve, types of combinations in PPC, shifting and rotation of PPC, exceptions and shape of diagrams. So moving on to our very first slide. सबसे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम की शेप के बारे में कुछ समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और दूसरी चीज़ ये, जैसे क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम्स ड्रॉ किए जाते हैं, वैसे ही मेरे पास भी यहाँ पर डिजिटल पेन है। तो मैं जो हूँ आपको सारे ही डायग्राम्स जैसे जैसे बनने होंगे जिस जिस टॉपिक में, वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी और प्रॉपरली जो है डिजिटल पेन से डायग्राम्स ड्रॉ हो जाएंगे। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो सबसे पहले देखिए, हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो भी डाटा हमको यहाँ पे दिया गया है, अभी आपको सिर्फ डायग्राम की शेप के बारे में कुछ समझना है। मैं कंसेप्ट अभी नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, व्हीट एंड कॉटन दो कमोडिटीज़ हमको दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम इसको जो है प्लॉट कर लेते हैं। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, जिस कमोडिटी में डिक्लाइन हो रहा होता है या जिस फैक्टर में डिक्लाइन हो रहा होता है वो वाई एक्सिस पे दिखाई जाती है। सो ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। और जिस कमोडिटी या जिस फैक्टर में डिक्लाइन हो रहा होता है वो वाई एक्सिस पे दिखानी है, हमेशा याद रखिए। तो ये देखिए, वीट की जो है क्वांटिटी कम हो रही है, 20 से 18, फिर 18 से 15, फिर 11, 6, 0, तो ये कम हो रही है। तो हम वीट की क्वांटिटी को दिखाएंगे वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस पे वी आर शोइंग वीट की क्वांटिटी, और एक्स एक्सिस पे हम वो दिखाते हैं जिस चीज़ की क्वांटिटी यूजुअली इंक्रीज हो रही होती है। सो कॉटन की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सो कॉटन को हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे, कॉटन की क्वांटिटी। सो मार्क कर लेते हैं सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसे ही यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं 4, 8, 12, 16 एंड 20। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो गैप है ये इक्वल होने चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1 का गैप है। यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20, 4, 4 का गैप है। ठीक है, तो गैप आप चाहे 2, 2 का लेके चलो, चाहे 3, 3 का, 4, 4 का, 5, 5 का, वट एवर इज फीजिबल फॉर ड्रॉइंग अ डायग्राम, लेकिन गैप बराबर ही लेके चलना बस। जैसे 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, तो वाई एक्सिस पे सब जितना भी हमने प्लॉट किया है सबके बीच में ही 4 का गैप होना चाहिए। एक्स एक्सिस पे सबके बीच में ही 1 का गैप है। अगर आप 2 का गैप लेके चलते हैं तो सबके बीच में 2 का गैप होना चाहिए था। सो 1, 2, 3, 4, 5, जितना भी गैप आप लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं, बट फिर उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन कीजिएगा। सो अब प्लॉट करते हैं हम लोग 20 kgs of wheat and 0 of cotton. So this point 20 kg of wheat and 0 of cotton, ये एक पॉइंट हमें मिला। फिर 18 kg of wheat and 1 cotton bale. सो इसको ड्रॉ करते हैं। 18, 16 और 20 के बिल्कुल बीच में आएगा 18 एंड 1 कॉटन बेल। फिर देखिए नेक्स्ट 15 एंड 2। सो ये 16 के जस्ट नीचे आएगा 15 एंड 2। ऐसे ही 11 एंड 3, देन 6 एंड 4, 0 एंड 5, दिस पॉइंट। सो ये हमको पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखते हैं कि डायग्राम की शेप कैसी है। तो ये देखिए, ज्वाइनिंग दीज, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम नहीं बना है। ये कैसा डायग्राम बना है? कॉनकेव। ये बना है कॉनकेव डायग्राम, और साथ के साथ नीचे की ओर जा रहा है। सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो दो चीजें, एक तो ये कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, और दूसरा ये कॉनकेव बना है। अब मैंने नीचे एक और एग्जाम्पल दिया है, उसका भी डायग्राम प्लॉट करते हैं।
सो 0 1 2 3 4 5 और ये है कॉटन की क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और यहां पर हम दिखा रहे हैं वीट की क्वांटिटी। गैप वही 4 4 का ले रहे हैं यहाँ पे, 4 8 12 16 एंड 20। अब प्लॉट करते हैं। सो द पॉइंट्स 20 kgs ऑफ व्हीट एंड 0 ऑफ कॉटन, सो 20 एंड 0 ये रहा। फिर है 16 एंड 1, 16 kgs ऑफ व्हीट and 1 kg of, sorry, 1 bale of cotton, then 12 kg of wheat and 2 bales of cotton। फिर है 8 and 3, 8 and 3, then 4 and 4, 4 and 4 and 0 and 5। तो ये रहा 0 and 5। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए। अगर इन पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना है, ऊपर वाला जो है वो कॉनकेव बना है, बाकी ये नीचे वाला भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, सो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये भी, डाउनवर्ड, बट ये स्ट्रेट लाइन है, ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं है, दिस इज स्ट्रेट लाइन कर्व। अब ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम में जो डाटा था उसमें ऐसा क्या फर्क था कि ऊपर वाला डायग्राम तो कॉनकेव बना और नीचे वाला स्ट्रेट लाइन बना, यही हमको समझना है। अगर हमने इतनी सी बात समझ ली तो हमें जो है इकोनॉमिक्स में जो शेप होती हैं डायग्राम्स की वो कभी याद नहीं करनी पड़ेंगी। तो पहला सबक ये है कि जो चीज़ डिक्लाइन हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर वीट की क्वांटिटी कम हो रही थी, वो वाई एक्सिस पे दिखानी है, ठीक है। सेकेंड थिंग हम लोग चेक करते हैं कि जो दो फैक्टर्स आप शो कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए डाटा में वीट की क्वांटिटी कम हो रही है और कॉटन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। नीचे वाले केस में भी वीट की क्वांटिटी कम हो रही है, कॉटन की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। जिन दो फैक्टर्स को या जिन दो चीज़ों को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड बनता है। क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है इसीलिए दोनों डायग्राम्स में कर्व जो है वो डाउनवर्ड बना है। नेगेटिव कह लो या इनवर्स कह लो, एक ही बात है। एक चीज़ की क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही है, इसे हम बोलेंगे कि नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप जो दो चीज़ें प्लॉट कर रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, अगर उन दो फैक्टर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इट विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर यही पॉजिटिव रिलेशन होता तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता। सो दोनों में ही नेगेटिव रिलेशन था, इसलिए कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, भाई इसमें कॉनकेव बना है, देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ बोर्ड आउट है और ये स्ट्रेट बना है, ऐसा क्यों हुआ? ये होता है स्लोप की वजह से। कोई भी कर्व कॉनकेव बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा, वो डिपेंड करता है कर्व की स्लोप पे। तो स्लोप जो है वो कैसे निकाली जाती है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको यहीं से समझ लीजिए, आगे हर चैप्टर में काम आएगी। स्लोप का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय गेन, और बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा वो लॉस बाय गेन नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। बट क्यों लिखते हैं, इसका भी लॉजिक है भाई। फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय गेन, ठीक है। लॉस जिस चीज में हो रहा है उसको आप वाई एक्सिस पे दिखा रहे हो। वीट की क्वांटिटी डिक्लाइन हो रही थी, वीट में लॉस हो रहा था, वीट की क्वांटिटी कम हो रही थी, तो उसी को तो हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है, इसीलिए लॉस की जगह लिख दिया चेंज इन वाई। और किस चीज की क्वांटिटी बढ़ रही है, कॉटन की क्वांटिटी बढ़ रही है, सो गेन किस में हो रहा है, कॉटन की क्वांटिटी में। वो कहां शो कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए यहां पर लिखा है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। सो दिस इज द लॉजिक कि हम क्यों स्लोप के फॉर्मूला को चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स लिखते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर कि स्लोप का फॉर्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय गेन, या फिर आप लिख सकते हैं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। आप स्लोप कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब हम आ रहे हैं, मैं एक बार इनको पॉइंट्स
के नाम दे देती हूँ A, B, C, D, E एंड F। तो जब हम A पॉइंट से B पॉइंट पे आ रहे हैं तो वीट की क्वांटिटी कितनी कम हो रही है, 2 kgs, 20 माइनस 18 2 kgs, और कॉटन की बेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 बेल, सो 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। ऐसे ही जब हम पॉइंट B से पॉइंट C पे आ रहे हैं तो ये देखिए 18 माइनस 15 कितना कम हो रही है वीट की क्वांटिटी, 3 kgs, और कॉटन की कितनी बढ़ रही है, 1 kg, सो 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही जब हम पॉइंट C से पॉइंट D पे आ रहे हैं तो वीट की क्वांटिटी कितनी कम हो रही है, 15 माइनस 11 दैट इज 4, डिवाइडेड बाय कॉटन में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1, सो 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4। ऐसे ही आगे देखेंगे तो 11 माइनस 6 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे ही 6 माइनस 0 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आ गई स्लोप सारे पॉइंट्स की। अब आप देखिए जो स्लोप आई है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 2 3 4 5 6 इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग, सो इंक्रीजिंग स्लोप। यही कारण है जिसकी वजह से आपका कर्व कॉनकेव बना है, स्ट्रेट लाइन या कॉन्वेक्स नहीं बना है। तो याद रखिए स्लोप कैसी है, बढ़ती हुई है या घटती हुई है, स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कर्व कॉनकेव बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा। सो हमारी यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग होगी तो कर्व हमेशा कॉनकेव बनेगा, और इस चीज को हम टेस्ट करेंगे अपने सेकेंड वाले डाटा से। सेकेंड वाले केस में हमको जो डाटा दे रखा है उसमें स्लोप कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए सो ए बी, ये मैं पॉइंट्स को नाम दे रही हूँ, सी डी ई एंड एफ। सो लेट्स से जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आएंगे तो स्लोप कितनी होगी, 20 माइनस 16 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय कितना इंक्रीज हो रहा है कॉटन में, 1, सो 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही जब हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ रहे हैं तो ये देखिए कितना डिक्लाइन हो रहा है वीट की क्वांटिटी में, 16 माइनस 12 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय कॉटन में इंक्रीज कितना हो रहा है, 1, सो अगेन इट इज 4। ऐसे ही जब हम पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आएंगे तो कितना डिक्लाइन हो रहा है वीट में, 12 से 8 हो गया, तो 12 माइनस 8 दैट इज 4 अगेन। कॉटन में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1, तो अगेन 4। तो यानी कि सेकंड वाले केस में जब हम स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं सो एवरी टाइम इट इज गिविंग अस द सेम नंबर, हर बार 4 ही आ रही है। तो जब स्लोप कांस्टेंट होती है, स्लोप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं होती है, तो कर्व हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, स्लोप इज कांस्टेंट। इसी वजह से ये वाला कर्व जो है स्ट्रेट लाइन बना है। तो यहां पर कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूं कि किसी भी डायग्राम की शेप को समझने के लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक, जिन फैक्टर्स को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशन क्या है। अगर नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है तो आपका कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, अगर पॉजिटिव रिलेशन होता तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता। अगर जो है स्लोप इंक्रीजिंग है तो कर्व कॉनकेव बनेगा, स्लोप कांस्टेंट है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्लोप जो है वो अगर डिमिनिशिंग होती, घटती हुई होती, तो कॉन्वेक्स बनता। ये चीज एक बार एंड में मैं और क्लियर करूंगी आपको, बट आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कर्व डाउनवर्ड है या अपवर्ड है वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप पे बिटवीन द टू फैक्टर्स, और कर्व कॉनकेव बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा या कॉन्वेक्स बनेगा वो डिपेंड करता है स्लोप पे। स्लोप का फॉर्मूला हमेशा पूरी इकोनॉमिक्स में सेम रहने वाला है, लॉस बाय गेन। इसको चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स क्यों लिखते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस चीज की क्वांटिटी में लॉस हो रहा है उसको हम वाई एक्सिस पे दिखाते हैं, जिस चीज की क्वांटिटी में गेन हो रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स की जो शेप बताई गई है वो चेंज हो जाएगी। जिस चीज की क्वांटिटी में लॉस हो रहा है वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही दिखानी है आपको। एक चीज और, ये जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना, इसके आगे साइन भी लग सकता है। अब जैसे यहां पर साइन अगर मैं लगाऊं तो साइन लगना चाहिए माइनस का, क्यों, स्लोप के जो भी फॉर्मूलाज होते हैं या जो भी स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं उसके आगे जो साइन लगता है ना वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को। जैसे यहाँ पर हम वीट और कॉटन की क्वांटिटी का रिलेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, सो उस नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लोप के आगे माइनस का साइन लगाया जाएगा। यही अगर पॉजिटिव होता
तो प्लस का साइन आता, अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव होती दोनों फैक्टर्स के बीच में तो प्लस का साइन आता, लेकिन क्योंकि रिलेशनशिप नेगेटिव है इसीलिए माइनस का साइन लगाया जाएगा। सो हमेशा याद रखिए पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आपको किसी भी चीज की स्लोप बताई जा रही है और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो नेगेटिव साइन जो है दो फैक्टर्स के बीच के या दो चीजों के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है तो प्लस का साइन रहेगा, नेगेटिव रिलेशन है तो माइनस का साइन रहेगा। आई होप दीज बेसिक्स आर क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो कि हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, उससे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी जो है बिफोर स्टार्टिंग कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं। जो भी डाटा दे रखा है सबसे पहले वी विल मेक द डायग्राम। एग्जाम में डायग्राम्स की क्या शेप है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए डायग्राम की शेप इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जिसने एक बार डायग्राम्स की शेप समझ ली इकोनॉमिक्स में, उसको इकोनॉमिक्स हमेशा के लिए समझ आ जाएगी। सो गोइंग बाय आवर लॉजिक, वीट की क्वांटिटी कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, तो वीट को कहाँ दिखाना है, वाई एक्सिस पे। सो यहाँ पे हम दिखाएंगे वीट की क्वांटिटी, और कॉटन की क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है तो उसको हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। ये है कॉटन की क्वांटिटी। सो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पर 4 का गैप ले रहे हैं, सो 4, 8, 12, 16 एंड 20। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ए पॉइंट कॉम्बिनेशन है वीट और कॉटन का 20 एंड 0। वीट 20 kgs, कॉटन 0 kgs, यानी कि हम अभी सिर्फ और सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉटन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। कुछ अजम्पशंस लेंगे हम लोग यहाँ पर। अजम्पशन क्या लेंगे कि एक कंट्री है और उसके पास फिक्स्ड और लिमिटेड रिसोर्सेस है। उन लिमिटेड रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके, पूर्ण रूप से यूटिलाइजेशन करके केवल दो ही प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, वीट एंड कॉटन। तो वो वीट और कॉटन बना रहे हैं। तो अजम्पशन क्या हुआ कि रिसोर्सेस फिक्स्ड है, लिमिटेड है, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके केवल दो ही गुड्स प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, वीट और कॉटन। और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी में, टेक्निक में, मेथड ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। सो इतना सब करने के बाद अब हमारे पास है वीट और कॉटन, दो ही चीजें बनाई जा सकती हैं। सो हमने क्या किया, सबसे पहले सारी की सारी रिसोर्सेस वीट के प्रोडक्शन में लगा दी। सारी की सारी रिसोर्सेस हमने वीट के प्रोडक्शन में लगा दी, तो वीट कितना बन रहा है, 20 kgs। और कॉटन ऑब्वियस सी बात है बनेगी नहीं, 0। क्यों, क्योंकि सारी की सारी रिसोर्सेस तो वीट के प्रोडक्शन में लगा दी हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें तो वैरायटी चाहिए है। भाई कंज्यूमर्स को कॉर्नर सॉल्यूशन पसंद नहीं होता है। अगर आपको पता है कि दो चीजें बन सकती है तो आप कहोगे हमें वैरायटी चाहिए, एक ही चीज से तो बोर हो जाता है इंसान। तो वो कहेंगे भाई कॉटन की भी क्वांटिटी चाहिए, तो कॉटन की क्वांटिटी को आप इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, कॉटन का भी प्रोडक्शन करने की कोशिश करोगे। बट क्योंकि सारी रिसोर्सेस वीट में लगी हुई थी, तो कुछ रिसोर्सेस आपको वीट के प्रोडक्शन से विड्रॉ करनी पड़ेगी। रिसोर्सेस इंक्रीज नहीं हो सकती, रिसोर्सेस उतनी ही है। लैंड अपने पास लिमिटेड ही है, लैंड नहीं बढ़ा सकते हम। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि वीट के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेस लगी हुई थी उसमें से कुछ रिसोर्सेस हमको विड्रॉ करनी पड़ेंगी और कॉटन के प्रोडक्शन की तरफ लगानी पड़ेंगी। ऐसा करने से क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। देखो 20 से कम होके 18 हो गया, और कॉटन का बढ़ जाएगा, 0 से इंक्रीज होके 1 हो गया। अब एक बेल ऑफ कॉटन की तो बहुत कम क्वांटिटी है, ठीक है, तो क्यों ना कॉटन थोड़ी और बनाई जाए। सो कॉटन का प्रोडक्शन अगर आपको फर्दर इंक्रीज करना है तो वीट का प्रोडक्शन आपको फर्दर डिक्रीज करना पड़ेगा और कम करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वीट के प्रोडक्शन में से रिसोर्सेस आपको शिफ्ट करनी पड़ेंगी, ट्रांसफर करनी पड़ेंगी कॉटन के प्रोडक्शन की तरफ। और यही कारण है जिसकी वजह से बार बार देखिए वीट की क्वांटिटी कम होती जाएगी और कॉटन की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, वो इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। अगर आपको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं रिसोर्सेस का, उसके बाद अगर आपको किसी चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो दूसरी चीज का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, उसमें से रिसोर्सेस निकाल के इस तरफ लगानी पड़ेंगी, तब जाके इस चीज का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाएगा। मैं पहले आपको डायग्राम से पहले एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। वीट और कॉटन दोनों लैंड पे सो किया जाता है, तो एक लैंड का टुकड़ा बनाते हैं। यहाँ पे ये लैंड का टुकड़ा है,
ठीक है, और इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। और मैं लिख दे रही हूँ कि ये जो लैंड का टुकड़ा है इसकी फर्टिलिटी किस क्रॉप के लिए कैसी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो लैंड का टुकड़ा है, दिस वन, ये रिसोर्स है लैंड, ये लिमिटेड है, ये फिक्स्ड है और नहीं अपने पास, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो लैंड का पोर्शन है ये सूटेबल है किस चीज के प्रोडक्शन के लिए, वीट के लिए। ये लैंड जो है वीट के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और ये वाला जो लैंड है, ये जो लास्ट टुकड़ा है लैंड का, ये जो है कॉटन के लिए बहुत फर्टाइल है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ये हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही लैंड वीट के लिए, राइस के लिए, कॉटन के लिए, स्पाइसेस के लिए, सबके लिए सूटेबल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक लैंड में अलग अलग तरीके का सॉइल होता है, तो उसकी फर्टिलिटी अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग होती है। तो ये वाला एरिया कॉटन के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल है। और ये जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, ये वीट और कॉटन इस पे दोनों ग्रो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये वीट के लिए ज्यादा फर्टाइल है या कॉटन के लिए, ये ओके ओके, ये दोनों के लिए लगभग ठीक ठीक है। तो ये ओके ओके वाला एरिया समझ लो, ठीक है। अब आप यहां पर एक चीज देखो, कॉटन की क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रही है तो एवरी टाइम इट इज +1। 0 से 1 हुई, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, एवरी टाइम इट इज +1। लेकिन वीट की क्वांटिटी जब कम हो रही है ना, तो वो इंक्रीजिंग रेट पे कम हो रही है। देखो 20 से 18 हुई तो कितना कम हुआ, 2 किलो कम हुआ। फिर 18 से 15 हुई, 3 किलो कम हुआ। फिर 15 से 11 हुई, 4 किलो कम हुआ। फिर 11 से 6 हुई, 5 किलो कम हुआ। और फिर 6 से 0 हुई तो 6 किलो कम हुआ। ऐसा क्यों कि कॉटन की क्वांटिटी हर बार जो है 1 यूनिट बढ़ रही है, जबकि वीट की क्वांटिटी जो कम हो रही है वो इंक्रीजिंग रेट पे कम होती जा रही है। पहले 2 किलो सैक्रिफाइस करना पड़ा कॉटन ग्रो करने के लिए, फिर 3 किलो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो, फिर 6 किलो। सैक्रिफाइस ज्यादा क्यों करना पड़ रहा है हमको कॉटन को ग्रो करने के लिए, जबकि कॉटन का प्रोडक्शन सेम रेट पे इंक्रीज हो रहा है। कॉटन हर बार 1 यूनिट ही इंक्रीज हो रही है, फिर भी वीट की क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा हमको जो है डिक्लाइन करनी पड़ रही है, ज्यादा से ज्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली सुटेबल फॉर ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। रिसोर्सेस इक्वली सुटेबल नहीं होती हैं। अब ये लैंड का टुकड़ा था, अब लेट्स से इस पूरे के पूरे लैंड पे वीट ग्रो कर रहे थे हम, देखो इस पूरे के पूरे लैंड पे हम वीट ग्रो कर रहे थे, कॉटन तो जीरो, यानी कि पूरा का पूरा लैंड, सारी की सारी रिसोर्सेस वीट के प्रोडक्शन में लगी थी। तो जब हमने सोचा कि हमें कॉटन बनाना है, तो लैंड का थोड़ा सा टुकड़ा जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कॉटन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। थोड़े से टुकड़े पे हम कॉटन ग्रो करेंगे, वहां पर वीट हटा देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से कौन सा वाला टुकड़ा चूज करेंगे, हम ये वाला लैंड चूज करेंगे। पहले पूरे पे वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, बट क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो टुकड़ा है वो कॉटन के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो जब हमें जो है कॉटन ग्रो करनी है तो हम इस जगह से वीट को हटा देंगे और यहां पर कॉटन ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारे को देखो कम लगा एरिया, देखो इतना ही एरिया लगा, इतने एरिया में एक बेल ऑफ कॉटन ग्रो हो गई और 2 kg ऑफ वीट कम हुआ, यहां पर 2 kg ऑफ वीट ग्रो हो रहा था। फिर हमें और बनाना है कॉटन, ठीक है, तो हम क्या करें, वो एरिया ले ले जो वीट के लिए बिल्कुल ही सूटेबल है, नहीं वो एरिया नहीं छेड़ेंगे हम फिर जो है उसके बाद वाला एरिया लेंगे जो थोड़ा ओके ओके है, ठीक है। तो हमने जो है ये वाला एरिया लिया। अब देखो ये एरिया कंपैरेटिवली इस एरिया से ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये तो वो लैंड है जो कॉटन के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल है, तो यहां पर कम लैंड में भी अच्छी खासी ग्रोथ होगी, कॉटन की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन अब हमें 1 बेल ऑफ कॉटन और बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा लैंड लेना पड़ेगा पहले के कंपैरिजन में, और क्योंकि पहले के कंपैरिजन में हमने थोड़ा सा ज्यादा लैंड लिया, इसका मतलब इस जगह पे जो वीट का प्रोडक्शन हो रहा था वो अब खत्म हो जाएगा। तो कितना किलो सैक्रिफाइस हुआ वीट, 3 kg। क्यों ज्यादा सैक्रिफाइस हुआ? क्योंकि ज्यादा एरिया ऑफ लैंड हमको लेना पड़ा है। और इसके बाद जब हमें कॉटन का प्रोडक्शन और इंक्रीज करना है, फिर हमको उस एरिया पे आना पड़ेगा जो वीट के लिए सूटेबल है, और ये एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि वीट का सैक्रिफाइस और भी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन कॉटन उतनी ही ग्रो होगी। क्यों कॉटन उतनी ही ग्रो होगी? क्योंकि ये एरिया कॉटन के लिए सूटेबल ही नहीं है। अगर कोई एरिया कॉटन के लिए फर्टाइल है, कोई लैंड कॉटन के लिए फर्टाइल है, तो कम एरिया में भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जब आप उस लैंड पे कॉटन ग्रो करने की कोशिश करोगे जो वीट के लिए ज्यादा सूटेबल है,
तो कम एरिया में ज़्यादा कॉटन ग्रो नहीं होगी, आपको ज़्यादा एरिया लेना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो इसी वजह से जो वीट का सैक्रिफाइस है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले जब हमें कॉटन ग्रो करनी थी तो हमने लैंड का वो टुकड़ा लिया जो कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था, तो कम कम एरिया में ही हमें जो है कॉटन की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी मिल गई। लेकिन जब हमें कॉटन का उतना ही प्रोडक्शन और करना है तो हमें अब उससे ज़्यादा लैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास वो लैंड नहीं है जो कॉटन के लिए सूटेबल हो। धीरे धीरे करके वो लैंड जो ठीक ठाक है या वो लैंड जो वीट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, धीरे धीरे करके हमें वो लैंड ऑक्यूपाई करना पड़ेगा कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हम ऑक्यूपाई करते जाएंगे, वीट का जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ता जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो सैक्रिफाइस बढ़ रहा है वीट का हर बार, ये इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली सूटेबल। ऐसा बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली सूटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर कि ये जो डाटा दे रखा है ये किस बेसिस पे दे रखा है। आई एम डिलीटिंग दिस एग्जाम्पल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि कॉटन हर बार 1 यूनिट क्यों बढ़ रहा है और वीट का सैक्रिफाइस हर बार इंक्रीज क्यों हो रहा है। अब हम जो है डायग्राम प्लॉट करते हैं। देखो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट वही मैंने बोला, अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। एक बार समझ लो बस इकोनॉमिक्स, लाइफ में नहीं भूलोगे कभी। सो वीट जिसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं कॉटन के लिए, उसको हम यहाँ शो करेंगे वाई एक्सिस पे, और कॉटन की क्वांटिटी को हम शो करेंगे एक्स एक्सिस पे। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 का गैप ले लेते हैं। सो 4 8 12 16 एंड 20। ठीक है, तो अब पॉइंट्स है 20 एंड 0, 20 kg ऑफ wheat एंड 0 bales ऑफ कॉटन, दिस पॉइंट। देन 18 एंड 1, सो 18 16 और 20 के बीच में 18 और ये 1 से ज्वाइन कर देंगे इसको। देन वी हैव 15 एंड 2, सो 15 एंड 2, देन 11 एंड 3, then 6 and 4, and then 0 and 5। ये रहा 0 and 5, 5 bales of cotton and 0 of wheat। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इनको ज्वाइन करते हैं एंड वी विल गेट द प्रॉपर डायग्राम। ये देखिए, ये हमारा कर्व बन गया कॉनकेव एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ है, सो डाउनवर्ड एंड कॉनकेव। ये देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है और कॉनकेव कर्व है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए 20 से 18 हुई क्वांटिटी वीट की पहले, ये देखो ये लाइन शो कर रही है कि ये 20 से 18 हुई। फिर देखो 18 से 15 हुई, तो ये 18 से 15 हुई, ये लाइन शो कर रही है। फिर है 15 से 11, तो ये 15 से 11 ये लाइन शो कर रही है। देखना ये भी गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर देखो 11 से 6, ये 11 से 6, एंड देन 6 से 0, ये 6 से 0। अब आप खुद ही देखो कि ये जो लाइंस हैं ये सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट कर रही है वीट के, क्योंकि वीट को हमने वाई एक्सेस पे प्लॉट किया है। देखो 20 से 18, फिर 18 से 15, फिर ये देखिए ये 15 था, 15 से 11 हुआ, फिर ये 11 से 6 हुआ, और फिर ये जो है 6 से 0 तक आ गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि सैक्रिफाइस जो है, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ये सैक्रिफाइस जो है वो बढ़ता जा रहा है। सैक्रिफाइस हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे कॉटन को ग्रो करने के लिए। अच्छा, फिर देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। आई होप अब आपको क्लियर होगा, क्योंकि वीट की क्वांटिटी और कॉटन की क्वांटिटी में इनवर्स यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है।
क्यों नेगेटिव रिलेशन है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज थी वो ऑप्टिमली यूटिलाइज थी। तो अगर हमें जो है कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो हमें रिसोर्सेज व्हीट के प्रोडक्शन में से निकाल के कॉटन की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेंगी। आप एक चीज़ की प्रोडक्शन क्वांटिटी तभी बढ़ा सकते हो जब आप दूसरे की क्वांटिटी कम करो, क्योंकि उस दूसरे वाले में से रिसोर्सेज निकाल के आपको कॉटन में लगानी पड़ेंगी। कॉनकेव क्यों बना है? मैंने आपको बोला था कर्व कॉनकेव है कि स्ट्रेट लाइन है कि कॉन्वेक्स है, उसका लेना देना होता है स्लोप से। तो अब स्लोप को स्टडी करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला लॉस बाय गेन, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं, वीट की क्वांटिटी कितनी कम हो रही है? 2 यूनिट कम हो रही है। सो 2 डिवाइडेड बाय कॉटन की क्वांटिटी कितनी बढ़ रही है? 1। सो 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। जब हम पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ रहे हैं तो वीट की क्वांटिटी 18 से 15 हो रही है। तो यानी कि 18 माइनस 15 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि कॉटन की क्वांटिटी हमेशा 1 यूनिट इंक्रीज हो रही है। जब हम पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आ रहे हैं तो 15 माइनस 11 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1। जब हम डी से ई पे आएंगे तो 11 माइनस 6 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1। और जब हम ई से एफ पे आएंगे तो 6 माइनस 0 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ बेल, जो 1 यूनिट ऑफ कॉटन जो कि इंक्रीज हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो स्लोप है ये कैसी है? इंक्रीजिंग है। 2 3 4 5 6 जैसे जैसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ये देखिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, जैसे जैसे हम ए पॉइंट से एफ पॉइंट की ओर आ रहे हैं ये स्लोप बढ़ती जा रही है। ये स्लोप क्यों बढ़ रही है? देखो डायग्राम में भी शो हो रहा है, ये जो सैक्रिफाइस है ये बढ़ता जा रहा है। तो क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग है इसीलिए हमारा कर्व कॉनकेव है। याद रखना, कर्व कॉनकेव क्यों बनता है? जब भी स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है। अच्छा, ये तो बेसिक है कि कर्व कॉनकेव है कि स्ट्रेट लाइन है कि कॉन्वेक्स है, वो डिपेंड करेगा स्लोप के ऊपर कि भाई स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है तो कर्व कॉनकेव है। इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि स्लोप स्ट्रेट लाइन होगी, सॉरी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा अगर स्लोप कांस्टेंट है। लेकिन हर एक टॉपिक को जब हम स्टडी करेंगे तो स्लोप को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो खाली हमें इतना नहीं बताना होता कि अच्छा पूछा जाए कि पीपीसी कॉनकेव क्यों है, तो खाली इतना नहीं बताना होता कि क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग है। हमें स्लोप का नाम भी बताना होता है। तो पीपीसी कर्व की स्लोप का नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्यों नाम दिए गए हैं ये भी समझो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? आप क्या कर रहे हो? हर बार एक एक यूनिट कॉटन की बढ़ाने के लिए वीट में से रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हो कॉटन की तरफ, तो इसीलिए नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर ट्रांसफरिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम वीट टू कॉटन। आप एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जो है रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए इसकी स्लोप के नाम में ट्रांसफॉर्मेशन शब्द आया है। मार्जिनल शब्द क्यों आया है? मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में मार्जिनल क्या होता है? जब हम एक एक यूनिट की बात करते हैं, सो हम कॉटन की क्या एक साथ 1 से 10 क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं या हम 2 से सीधे 4 पे आ रहे हैं? नहीं, एवरी टाइम वी आर इंक्रीजिंग कॉटन बाय 1 बेल। 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, तो हर बार हम एक एक यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं। सो इसी वजह से शब्द आया है मार्जिनल। तो पीपीसी कर्व की स्लोप का नाम होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल बिकॉज एवरी टाइम हम कॉटन की एक एक यूनिट ही इंक्रीज कर रहे थे, और ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम वीट में से रिसोर्सेस ट्रांसफर कर रहे थे कॉटन की तरफ, इसीलिए नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, फिर नाम जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? सैक्रिफाइस। तो आपको जब कॉटन की क्वांटिटी, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप वीट को क्या कर रहे हो? सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शब्द आया यहाँ पे। और मार्जिनल इसलिए बिकॉज एवरी टाइम हम कॉटन का प्रोडक्शन एक एक बेल बढ़ा रहे हैं, एक एक यूनिट बढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए हम इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। बाकी ये स्लोप है, स्लोप का फॉर्मूला वही होता है लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये जो स्लोप है, स्लोप कैसी है? इंक्रीजिंग है, ये हमने अभी कैलकुलेट करके देखा है। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई पीपीसी कर्व जो है वो कॉनकेव क्यों है, तो पीपीसी कर्व कॉनकेव इसीलिए है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप ये नहीं बोलोगे जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप का नाम क्या है? स्लोप का नाम है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या कह सकते हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
सो स्लोप के नाम के साथ बताना पड़ता है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है या इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसी वजह से कर्व जो है वो कॉन्केव है। अगर ये चीज़ ऑप्शन में ही नहीं दे रखी हो फिर हम कह सकते हैं, खाली बेसिक आंसर दे सकते हैं कि हाँ भाई क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग होती है इसी वजह से कर्व जो है वो कॉन्केव होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम बात लिखी है कि क्योंकि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस क्या हो रहा है, हर एक स्टेप पे बढ़ता जा रहा है। पहले हमने वीट 2 किलो सैक्रिफाइस किया, फिर 3 किलो, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो, फिर 6 किलो। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो सैक्रिफाइस है, वो बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से पीपीसी की शेप कॉन्केव होती है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा और होना भी चाहिए है। अनदर थिंग, बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कई बार एग्जाम में, अच्छा एग्जाम में पूछा जा रहा है ये बताओ कर्व डाउनवर्ड क्यों है, वो लिख के आ रहे हैं क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग होती है। उल्टा पुल्टा नहीं करना है। आपके पास डायग्राम के बारे में दो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एक तो ये कि डायग्राम जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, दूसरा वो कॉन्केव है। दोनों का रीजन अलग अलग है, डोंट मिक्स इट। कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके पीछे का कारण होता है जिन दो फैक्टर्स को आप प्लॉट कर रहे हैं उनके बीच का रिलेशनशिप नेगेटिव है, इनवर्स है, इसीलिए ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। कर्व कॉन्केव क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण होती है स्लोप। सो हमेशा करेक्ट आंसर दीजिएगा। अगर कॉन्केविटी के बारे में पूछा जाए तो स्लोप के बारे में बताओ, अगर डाउनवर्ड पूछा जाए कि डाउनवर्ड क्यों है तो बताइए कि रिलेशनशिप क्या है फैक्टर्स के बीच में, नेगेटिव रिलेशन है। और स्लोप के आगे हम चाहें तो हम माइनस का साइन यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि जिन दो फैक्टर्स को हमने प्लॉट किया है जिसके बेसिस पे हम स्लोप निकाल रहे हैं उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन है। जो साइन लगेगा स्लोप से पहले वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा स्लोप से पहले। सो आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर कि डायग्राम क्या है, डायग्राम की शेप क्या है। ठीक है, ये जो हमारा सैक्रिफाइस है ये हर बार बढ़ क्यों रहा है ये भी आपको क्लियर होगा। अब मैं आती हूँ इस शब्द के ऊपर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पॉसिबिलिटी मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज फिक्स्ड है, उनका हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमें ये बताना है कि हम जो दो कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे कि या तो आप 0 बेल्स ऑफ कॉटन और 20 kg वीट प्रोड्यूस कर लो, या 18 kg वीट और 1 बेल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर लो, या 15 kg वीट और 2 बेल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर लो, या 11 kg वीट और 3 बेल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर लो, या 6 kg वीट 4 बेल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर लो, या फिर 0 kg वीट और 5 बेल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर लो। ये कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि दोनों कॉमोडिटीज के क्या कॉम्बिनेशंस जो रिसोर्सेस एक देश के पास हैं उसकी मदद से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सो द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। इसीलिए इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं दो कमोडिटीज का, उनके क्या क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो ये कर्व हमको शो करता है। अच्छा, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं, इसका नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हो सकता है, इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हो सकता है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों होगा इसका नाम, क्योंकि यहाँ पर हम शो करते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट से रिसोर्सेस निकाल के हम ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट में ताकि उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हो सकता है। इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी हो सकता है। क्यों, फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो ये बाउंड्री है, ये जो कर्व है ये बाउंड्री है। क्या इसके बाहर जा सकते हो, इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और हमने पूरी रिसोर्सेस यूटिलाइज कर लिए और ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लिए, तो उसके बाद तो हमारे पास और कोई रिसोर्सेस है नहीं ना जो हम प्रोडक्शन करें, और जो रिसोर्सेस हैं उसमें भी कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है, तो इससे ज्यादा प्रोडक्शन तो आप इंक्रीज कर ही नहीं सकते ना, आप इस कर्व के बाहर जा ही नहीं सकते। इसीलिए इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हैं। फ्रंटियर मींस बाउंड्री, दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन अवेलेबल विद द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट यू हैव। जितनी रिसोर्सेज एक देश के पास है उससे बेस्ट पॉसिबल यही कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये कर्व बाउंड्री दिखा रहा है, सो इसीलिए इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर ऑथर का नाम आता है तो पॉल ए सैमुअल्सन। देखो, अब अगर ऐसे देखने चले ना हम लोग, इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री में चले जाएं तो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व
अलग ऑथर ने ये नाम निकाला था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अलग ऑथर ने ये नेम निकाला था, ऐसे बहुत सारे ऑथर्स आ जाएंगे और हर एक कंसेप्ट में आ जाएंगे इकोनॉमिक्स में। बट हम लोग इस तरीके से नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है वो पॉपुलराइज कैसे हुआ। ठीक है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए किस ऑथर ने, किस इकोनॉमिस्ट ने उस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। सो पॉल ए सैमुअलसन ने पीपीसी के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था सोसाइटी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। सो पीपीसी के साथ पॉल ए सैमुअलसन का नाम ही सबसे ज़्यादा जोड़ा जाता है। अनदर थिंग, ये हमने समझ लिया कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो कि एक देश बना सकता है, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन ये चॉइस नहीं दिखा रहा है, ये आपको ये नहीं बता सकता कि आप ए पॉइंट का प्रोडक्शन करो या बी या सी या डी या ई या एफ, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करो वो नहीं पता चलता। पीपीसी सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाता है। सेकेंड, पीपीसी ये बताता है कि सैक्रिफाइस कितना होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी। अगर आप कॉटन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वीट कितना कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यानी कि पीपीसी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है, ये आपको बताता है कितना सैक्रिफाइस करके आप दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, चॉइस करने में मदद नहीं करेगा। ये चूज नहीं करवाएगा कि भाई बी पॉइंट पे प्रोडक्शन करो या सी पे रहो या डी पे रहो। ये नहीं बताएगा कि आपको 18 kg ऑफ वीट और 1 बेल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करना चाहिए या 11 kg ऑफ वीट और 3 बेल ऑफ कॉटन। ये चॉइस आप पीपीसी के थ्रू नहीं करते हैं। ये चॉइस कौन करता है? अगर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है देन हु विल चूज कि बी पॉइंट का प्रोडक्शन किया जाए या डी का, कौन सी कॉम्बिनेशन चुनी जाए? ये करता है सोसाइटी, कंज्यूमर। देश में जो कंज्यूमर है, जो नागरिक हैं, ठीक है, उनको कॉटन की ज़रूरत कम है, खाने की ज़रूरत ज़्यादा है, वीट की ज़रूरत ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिमांड किसकी होगी? वीट की होगी। तो वो लोग जो डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही कॉम्बिनेशन जो है प्रोड्यूसर को चुनना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, पीपीसी कर्व इज नॉट हेल्पिंग यू इन चूजिंग। वो चॉइस का काम नहीं करता है। चॉइस का काम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके यहाँ जो है लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, आपके यहाँ डिमांड कैसी है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला कॉम्बिनेशन चुनते हैं। पीपीसी आपको सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताता है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताता है कि भाई दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए पहला वाला कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बस पीपीसी का काम इतना ही है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। देखिए, ये जो पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, बी, ए, सी, ये होते हैं बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। जब इन पॉइंट्स पे कोई भी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, चाहे वो बी कॉम्बिनेशन चुने, चाहे ए कॉम्बिनेशन चुने, चाहे सी कॉम्बिनेशन चुने, मतलब उसकी रिसोर्सेस ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रही हैं। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन हो रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, हर एक इकोनॉमी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहेगी, बट इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटेड है और रिसोर्सेस फिक्स्ड है। आपने सारी की सारी रिसोर्सेस यूटिलाइज कर डाली हैं और टेक्नोलॉजी में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंट है। तो क्या आप पीपीसी के बाहर एफ पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। ये होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। कोई भी इकोनॉमी अपनी रिसोर्सेस इंक्रीज करके बाहर के पॉइंट तक पहुंचना तो चाहेगी, बट वो पहुंच नहीं सकती है। सो ये जो बाहर का पॉइंट होता है पीपीसी के बाहर, ये अनअटेनेबल, इनफीजिबल कॉम्बिनेशन है। यहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। यहां सिर्फ तभी पहुंचा जा सकता है जब नई रिसोर्सेस मिल जाए या टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, तब जाके आप जो है प्रोडक्शन और इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज जो रिसोर्सेज, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, उसकी मदद से बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन आपको पीपीसी कर्व के ऊपर दिखता है। और इसके अंदर के जो पॉइंट्स होते हैं, ये डी, ये ई, ये फीजिबल है, ये फीजिबल कॉम्बिनेशन है। आप कम प्रोडक्शन करना चाहो वो तो कर ही सकते हो ना भाई, प्रोडक्शन कम करने से तो किसी ने नहीं रोका। तो ये फीजिबल कॉम्बिनेशन है, ये प्रोडक्शन लेवल किया जा सकता है। लेकिन कोई भी इकोनॉमी इन पॉइंट्स पे नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि इन पॉइंट्स पे आपकी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। सो कोई भी इकोनॉमी ऑप्टिमली अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहेगी, इसीलिए वो पीपीसी कर्व के ऊपर रहना चाहेगी। सो पीपीसी कर्व के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो आपको शो करता है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ऑलवेज रिमेंबर, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी।
कोई भी इकोनॉमी अगर पीपीसी कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेवल चूज करके प्रोडक्शन कर रही है तो यानी कि वो प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है। दूसरा एक चीज होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। अब वो एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए देयर आर टू थिंग्स, एक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एक एलोकेटिव एफिशिएंसी। नाम से ही हमें समझना चाहिए एलोकेटिव मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पर वीट शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम कॉटन शो कर रहे हैं और हम बी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक इकोनॉमी है वो बी पॉइंट पे ऑपरेट कर रही है, तो बी पॉइंट पे ये देखिए वीट कितना बनेगा और कॉटन कितना, ये लाइन्स ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए इतना कॉटन बन रहा है, ये कॉटन है और इतना ज्यादा वीट बन रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो वीट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी इकोनॉमी बी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही है तो वो प्रोडक्टिवली तो एफिशिएंट है, वो अपनी सारी रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर रही है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रही है। बट वीट की क्वांटिटी इतनी ज्यादा बन रही है और कॉटन की क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी बन रही है। अब लोगों की डिमांड आती है कि हमको कॉटन ज्यादा चाहिए है, ठीक है, हमें जो है वीट का इतना रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो एलोकेशन करना पड़ेगा रिसोर्सेस का वीट से कॉटन की तरफ। ये देखिए ए पॉइंट पे आना पड़ेगा लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। लोगों ने बोला हमको कॉटन ज्यादा चाहिए, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाओ, वीट कम चाहिए, वीट का प्रोडक्शन ये कम हो गया। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी तब होती है जब व्हेन सप्लाई मैचेस डिमांड, व्हेन सप्लाई मैचेस डिमांड। जिस प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई आपके देश में उस प्रोडक्ट की हो रही है, तब हम कहेंगे कि एलोकेटिव एफिशिएंसी है। यानी कि लोगों की ज़रूरतों के अनुसार, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आप रिसोर्सेस का एलोकेशन करके सही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। सो सिर्फ रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन की बात नहीं है, रिसोर्सेज जो है वो किस प्रोडक्ट में एलोकेट करी जा रही हैं वो चीज़ भी देखनी चाहिए है, और वो जो कंज्यूमर की डिमांड होगी आपके देश में उसके अकॉर्डिंग जो है सप्लाई करनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई हमारे देश में एलोकेटिव एफिशिएंसी भी है। हालांकि जब हम पीपीसी की बात करते हैं सो वी आर ओनली कंसर्न विद प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, कि हाँ भाई हमारी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है। एक चीज़ और याद रखना, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब कॉस्ट भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, मिनिमम कॉस्ट, नो वेस्टेज, मैक्सिमम प्रोडक्शन, वो है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। आप पीपीसी कर्व के किसी भी पॉइंट पे हैं तो मतलब आपके देश में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है। एलोकेटिव एफिशिएंसी तब आएगी जब सप्लाई डिमांड को मैच करेगी, जब आप लोगों के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। लोग जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करेंगे वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, जिस चीज़ की कम डिमांड करेंगे वो कम प्रोड्यूस हो। सो आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं पीपीसी के शिफ्ट होने की। तो ये जो है हमारा पीपीसी कर्व है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि पीपीसी कर्व में हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उसके बाहर हम नहीं जा सकते, वो बाउंड्री है। ये अगर हमारा पीपीसी कर्व है तो ये क्या है, बाउंड्री है, दिस इज द फ्रंटियर। इसके बाहर हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हमने अपनी सारी रिसोर्सेस यूटिलाइज कर ली है। अब बाहर कैसे जाएं? बाहर जाने का मतलब हो रहा है प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। सो प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगा जब आप रिसोर्सेस कहीं से डिस्कवर कर लेंगे। भाई नेचर है, एनवायरनमेंट है, इसने हमें रिसोर्सेस दिए हैं, बहुत सारी रिसोर्सेस अनडिस्कवर्ड होंगी। तो जब आप कोई नई रिसोर्स डिस्कवर कर लेते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से नई रिसोर्स आपको मिल जाती है, तब जो है ये पीपीसी कर्व बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकता है। सो बाहर की तरफ ये कब शिफ्ट होगा? बाहर की तरफ ये शिफ्ट होगा जब किसी भी तरीके से नई रिसोर्सेस मिल जाएंगी, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। क्योंकि जब नई रिसोर्सेस मिल जाएंगी तब आप दोनों ही चीज़ें, वीट और कॉटन, दोनों का ही प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे, इंक्रीज कर पाओगे। और अंदर की ओर कब शिफ्ट होगा? ये अंदर की ओर भी शिफ्ट हो सकता है क्या? अंदर की ओर कैसे शिफ्ट होगा? अंदर की ओर तब शिफ्ट होगा जब रिसोर्सेस में कमी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लैंड था किसी एक देश के पास, लिमिटेड और फिक्स्ड है, वॉर हो गई,
ठीक है, और वॉर में उस देश का थोड़ा सा हिस्सा दूसरे देश ने ऑक्यूपाई कर लिया तो लैंड कम हो जाएगा। तो कभी भी अगर रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो जो प्रोडक्शन लेवल है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तभी हमारा ये जो पीपीसी कर्व है ये अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, रिसोर्सेस अगर इंक्रीज होंगी तो ये बाहर की ओर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। और अगर रिसोर्सेस कम हो जाएंगी तो ये अंदर की ओर शिफ्ट होगा, लेफ्ट को शिफ्ट होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, एक खास बात इसमें क्या थी, जब रिसोर्सेज बढ़ती हैं या कम होती हैं तो जो इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन में, वो जो आप दो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, जो आप दो कमोडिटीज प्रोड्यूस कर रहे थे, दोनों की क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। भाई अगर लैंड इंक्रीज हो जाता है तो आप वीट और कॉटन दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लैंड कम हो जाएगा तो वीट और कॉटन हो सकता है दोनों का प्रोडक्शन घटाना पड़े। तो यहाँ पर शिफ्टिंग में क्या हो रहा है कि दोनों जो हमने प्रोडक्ट्स दिखाए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, दोनों की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अब हम ऐसा केस स्टडी करेंगे जहां पर सिर्फ वीट या कॉटन दोनों में से किसी एक की ही क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तब कर्व में क्या चेंज आना चाहिए है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तब होता है रोटेशन, और बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि कब रोटेशन बोला जाता है, कब शिफ्टिंग। शिफ्टिंग जब जो दो कमोडिटी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दिखाई है, दोनों की क्वांटिटी एक साथ बढ़े या दोनों की क्वांटिटी कम हो, तब हम शिफ्ट करते हैं कर्व को, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक की ही क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं तब कहलाता है रोटेशन ऑफ पीपीसी। अगेन ड्रॉ करके दिखाती हूं आपको। यहाँ पे लेट्स से वीट है, यहाँ पे कॉटन है, और ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है, ठीक है। अब जो है टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेस नई डिस्कवर हो गई या रिसोर्सेस में कमी आ गई। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, क्योंकि हमने रिसोर्सेस को भी फिक्स्ड माना था अपने अजम्पशन में और टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट माना था, तो हम उन्हीं दोनों में चेंजेस करके देख रहे हैं। सो लेट्स से जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं होता कि टेक्नोलॉजी में अगर कोई ब्रेक थ्रू आता है तो वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए आ जाए। हो सकता है किसी एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी या प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूवमेंट आया हो। तो अगर लेट्स से हम कॉटन की बात कर रहे हैं कि कॉटन में, कॉटन को बनाने की जो विधि थी, जो प्रोसेस था, जो टेक्नोलॉजी थी या जो सीड्स थी, कुछ भी था, उसमें इंप्रूवमेंट आया है, तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? सिर्फ कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। वीट उतने का उतना ही रहेगा, वीट का पॉइंट ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। सो कॉटन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ये इस तरीके से कर्व शिफ्ट होगा ये, और इसको शिफ्ट बोलना गलत होगा, ये रोटेशन कहलाएगा। यहाँ पे देखिए वीट का पॉइंट वही का वही है, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कॉटन की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट आया है, सो कॉटन का ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो इसीलिए कर्व हमारा रोटेट हुआ। और अगर कॉटन के मेथड या प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती तो ये कर्व जो है वो अंदर की ओर रोटेट करता, क्योंकि उस केस में क्या होता, कॉटन का प्रोडक्शन कम हो जाता। ऐसे ही दूसरा केस देखिए, इस बार हम लोग जो है कॉटन को फिक्स रखेंगे और वीट की टेक्नोलॉजी में चेंज लेके आएंगे। सो वीट की जो टेक्नोलॉजी है मैन्युफैक्चर करने की या उसका जो प्रोसेस है वो इंप्रूव हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वीट, दिस इज कॉटन। तो कॉटन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, कॉटन के जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर सारी रिसोर्सेज आप कॉटन के प्रोडक्शन में लगा दो तो मैक्सिमम इतना ही प्रोड्यूस हो सकता है, नॉट मोर देन दिस। तो सी जो है, कॉटन जो है, उसका यही मैक्सिमम पॉइंट रहेगा और वीट का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आया है तो गिवन रिसोर्सेज के साथ ही वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा, सिर्फ वीट का प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज होगा। और वही है कि अगर प्रोसेस में या सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है वीट के, तो वीट का प्रोडक्शन कम होगा, तो ये कर्व अंदर की ओर रोटेट करेगा। ये देखिए वीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, अगर रिसोर्सेस नहीं मिल जाती हैं या रिसोर्सेस में कमी आ जाती है तो वीट और कॉटन या जो भी दो प्रोडक्ट आप एग्जाम्पल में लेके चलेंगे, दोनों की क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, तब शिफ्टिंग ऑफ कर्व्स होगी। लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है तो रोटेशन होता है। अगर जो है इंक्रीज होता है तो रोटेशन बाहर की तरफ होता है, क्वांटिटी कम होती है तो रोटेशन जो है वो अंदर की तरफ होता है।
सो इस तरीके से जो है शिफ्टिंग और रोटेशन होता है पीपीसी कर्व का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, कि क्या कोई एक्सेप्शंस पॉसिबल है। क्या पीपीसी कर्व की शेप हमेशा कॉनकेव ही होगी, क्या स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्या कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। और इसी चीज़ से आपको आगे के लेक्चर्स के लिए शेप ऑफ डायग्राम्स समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। तो अब हम जो है एग्जाम्पल लेके देखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सैक्रिफाइस जो था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो थी, वो इंक्रीजिंग रेट पे थी। पीपीसी कर्व कॉनकेव था। कॉनकेव था किसकी वजह से? स्लोप की वजह से, क्योंकि स्लोप इंक्रीजिंग थी। और स्लोप इंक्रीजिंग क्यों थी? क्योंकि जो सैक्रिफाइस था, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, वो हर बार क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। अब हम और एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या। भाई वीट और कॉटन है, कॉटन हर बार 1 यूनिट बढ़ रहा है, सो एवरी टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 1। अब आप वीट देखो, 20 से 16 हुआ, 16 से 12 हुआ, 12 से 8 हुआ, 8 से 4, 4 से 0। वीट में भी हर बार सेम सैक्रिफाइस हो रहा है। याद रखना, ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो है जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पीपीसी हमेशा कॉनकेव ही होता है एग्जाम में पूछा जाए तो। ये एक्सेप्शंस जो हैं आपको समझाने के लिए हैं कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है। हर बार वीट का उतना ही सैक्रिफाइस हो रहा है, हर बार जो है -4 ही हो रहा है, और हर बार +1 कॉटन का हो रहा है। ये पता है कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आपका लैंड, आपकी रिसोर्स जो है वो इक्वली सुटेबल हो फॉर प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटीज। इक्वली सुटेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लैंड का वही पीस बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये लैंड वीट के लिए भी उतना ही फर्टाइल है जितना कि कॉटन के लिए। इसकी फर्टिलिटी बराबर है वीट और कॉटन के लिए। तो पहले पूरे के पूरे लैंड पे वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, फिर जब आपको कॉटन का प्रोडक्शन करना है तो आपने इतना टुकड़ा ले लिया। ठीक है, इतने टुकड़े में जो है वीट बनता था 4 kg, तो 4 kg वीट कम हो जाएगा, 1 बेल कॉटन प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर आपको और 1 बेल ऑफ कॉटन प्रोड्यूस करना है, फिर वापस इतना ही टुकड़ा ले लो, तो वीट जो है वो 4 kg कम हो जाएगा, कॉटन 1 बेल इंक्रीज हो जाएगा, और इसी तरीके से चलता रहेगा। हर बार आपको सेम अमाउंट ऑफ लैंड ही लेना पड़ेगा। तो ये तो तब पॉसिबल है जब ये जो लैंड है वो वीट और कॉटन के लिए इक्वली फर्टाइल हो, इक्वली सुटेबल हो, बट दिस डज नॉट हैपन्स इन रियल। इसलिए ये एक्सेप्शन पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी रिसोर्स जो है ऐसा नहीं हो सकता कि 100% इक्वली सुटेबल हो फॉर प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटीज़। थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, उस पर जो है आप जितनी एफिशिएंटली राइस ग्रो कर सकते हो उतनी ही एफिशिएंटली वीट ग्रो कर सकें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए सेम होगी, नॉट पॉसिबल। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। 4, 8, 12, 16 एंड 20 प्लॉट करते हैं। 20 एंड 0 1 पॉइंट, देन 16 एंड 1, 12 and 2, 8 and 3, 4 and 4, and 0 and 5। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ एक्सेप्शन आपको बताया गया है कि इस तरीके का एक्सेप्शन क्यों पॉसिबल नहीं है। पीपीसी कभी भी स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं बनेगा, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी रिसोर्स दो चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली सूटेबल हो। यहाँ पर आप स्लोप देख सकते हैं कि एवरी टाइम लॉस कितना होगा, 4 यूनिट्स का, एवरी टाइम गेन कितना होगा, 1 यूनिट का। तो चाहे आप ए से बी पॉइंट पे आओ, चाहे बी से सी पे आओ, चाहे सी से डी पे आओ, आपका जो है स्लोप कितनी रहेगी, 4/1, 4/1, 4/1, दैट इज 4। सो यानी कि स्लोप जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमारा कर्व कैसा बना है, स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट होगी तो कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। भाई कॉटन बढ़ रहा है, वीट कम हो रहा है, सो नेगेटिव रिलेशन है।
दोनों फैक्टर्स के बीच में, दोनों चीज़ों की क्वांटिटी के बीच में, इसी वजह से जो अपना कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ऑल्दो ये कर्व पीपीसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये एक्सेप्शन पॉसिबल नहीं है। एंड वन मोर थिंग, मैंने लिखा है यहाँ ग्रेटर द स्पेशलाइजेशन मोर बोर्ड आउट द पीपीसी कर्व विल बी। ये तो अपना स्ट्रेट लाइन कर्व बना, क्यों? क्योंकि स्पेशलाइजेशन नहीं था, लैंड जो है वो इक्वली सूटेबल था। इस वाले केस में लैंड इक्वली सूटेबल था, कॉटन के लिए भी, वीट के लिए भी, यानी कि लैंड जो है, रिसोर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड नहीं थी। जब रिसोर्स स्पेशलाइज्ड नहीं थी तो ये देखो स्ट्रेट लाइन कर्व बन रहा है। और हमने जो पीपीसी का एक्चुअल एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें अपना कर्व बनता है ऐसे कॉनकेव। तो ये क्या है? बाहर की तरफ जा रहा है, बोर्ड आउट, बोर्ड आउट मतलब बाहर की तरफ जा रहा है। ये तब था जब हमारी रिसोर्स, हमारा लैंड स्पेशलाइज्ड था। मैंने आपको पहला वाला जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने लैंड के टुकड़े में बताया था कि लेट्स से अगर ये लैंड का टुकड़ा है तो इसका इतना हिस्सा वीट के लिए स्पेशलाइज्ड है, इतना हिस्सा कॉटन के लिए स्पेशलाइज्ड है। इस तरीके से याद हो तो मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो जितना ज़्यादा हमारी रिसोर्सेस स्पेशलाइज्ड होंगी उतना ज़्यादा हमारा पीपीसी कर्व बाहर की तरफ बोर्ड आउट होगा। ये आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में रिसोर्स स्पेशलाइज्ड नहीं है, तभी हर बार इक्वल सैक्रिफाइस करके इक्वल अमाउंट ऑफ कॉटन हमको मिल रहा है। तो कर्व कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना। जबकि जो ओरिजिनल पीपीसी कर्व है वो कॉनकेव था, क्योंकि उसमें हर बार सैक्रिफाइस बढ़ाना पड़ रहा था। रिसोर्स जो है वो स्पेशलाइज्ड थी, कुछ एरिया कॉटन के लिए स्पेशलाइज था जो कि कम था, और ज़्यादा एरिया वीट के प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज था। तो जितना ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होता है उतनी कॉन्केविटी होती है, उतना ज़्यादा हमारा कर्व जो है ये बाहर की तरफ बोर्ड आउट होगा। और अगर स्पेशलाइजेशन नहीं है, रिसोर्सेस इक्वली सूटेबल है, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। गोइंग टूवर्ड्स अनदर एक्सेप्शन, एक और एक्सेप्शन है, वो भी पॉसिबल नहीं है लेकिन आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। अब ये देखिए, कॉन्वेक्स, क्या कॉन्वेक्स शेप हो सकती है? स्ट्रेट लाइन पढ़ ली, कॉन्केव पढ़ ली, क्या पीपीसी कर्व कॉन्वेक्स हो सकता है? पीपीसी कर्व कॉन्वेक्स तब हो सकता है जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग हो, यानी कि हर बार कम से कम कमोडिटी का सैक्रिफाइस हो। अब इस वाले एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है, कॉटन हर बार 1 यूनिट से इंक्रीज हो रही है, लेकिन वीट का सैक्रिफाइस देखो हर बार क्या हो रहा है, 20 से 14 हुआ तो कितना, 6 यूनिट सैक्रिफाइस करी। फिर 14 से 9 यानी कि केवल 5 यूनिट सैक्रिफाइस किए। फिर 9 से कम होकर 5 हो रहा है यानी कि 4 यूनिट सैक्रिफाइस किए। फिर 5 से कम होकर 2 यानी कि 3 सैक्रिफाइस हुए, और फिर 2 से कम होकर 0 यानी कि 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए। तो जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, या कह लो जो सैक्रिफाइस है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, सैक्रिफाइस जो है वो कम होता जा रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कम होता जा रहा है, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस आपको वीट से कॉटन में ट्रांसफर करनी पड़ रही है, और उसके बावजूद आपको सेम क्वांटिटी ऑफ कॉटन मिल रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर जो है स्टार्टिंग में पूरा का पूरा रिसोर्सेज जो है वो वीट के प्रोडक्शन में लगाई जा रही है, तो वो इसीलिए लगाई जा रही होंगी ना क्योंकि वो लैंड वीट को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा फर्टाइल होगा। अगर कॉटन के लिए ज़्यादा फर्टाइल होता तो भाई सारी की सारी रिसोर्सेज पहले कॉटन में लगाते ना, वीट में क्यों लगाते? तो जो लैंड वीट के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्या ये पॉसिबल है कि उसका कम से कम सैक्रिफाइस करके आप जो है हर बार सेम अमाउंट ऑफ कॉटन बना सको? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यानी कि ये वाला एक्सेप्शन भी पॉसिबल नहीं है। इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ज़ीरो, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये कॉटन, और वीट इधर शो कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। सो 4, 8, 12, 16 and 20. So 20 and 0 is 1 point, then 14 and 1, 14 and 1, then 9 and 2, 9 and 2, then 5 and 3, then 2 and 4, and 5 and 0. अब अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो देखिए कर्व कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये कॉन्वेक्स, एक्चुअल में बनाऊं तो ऐसे, ये होती है कॉन्वेक्स शेप, दिस इज कॉन्वेक्स। और स्लोप देखते हैं, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ रहे हैं
तो वीट की क्वांटिटी 20 से 14 हो रही है, कितना सैक्रिफाइस हुआ, कितना लॉस हुआ, 6 यूनिट्स का। सो 6 डिवाइडेड बाय, कॉटन में हर बार कितना गेन हो रहा है, 1 यूनिट, सो 6 डिवाइडेड बाय 1 6। फिर बी से सी पे आ रहे हैं तो 14 माइनस 9 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 5। फिर जब हम सी से डी पे आ रहे हैं तो 9 माइनस 5 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 4। फिर डी से जब हम ई पॉइंट पे आ रहे हैं तो 5 माइनस 2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। और जब हम ई पॉइंट से एफ पॉइंट पे आ रहे हैं तो 2 माइनस 0 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट ऑफ बेल, सॉरी 1 यूनिट ऑफ कॉटन दैट इज 2। तो यहाँ पे स्लोप देखिए क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 6 5 4 3 2, स्लोप इज डिक्रीजिंग, स्लोप जो है वो कम हो रही है। सो कॉन्वेक्स शेप कब होगी, जब स्लोप जो है वो क्या होगी, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स तब होगी जब उसकी स्लोप डिमिनिशिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। बाकी है ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऊपर से नीचे ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है, वीट की क्वांटिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है और कॉटन की क्वांटिटी बढ़ रही है। सो नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन होने के कारण ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट ये कॉन्वेक्स क्यों बना है, कॉन्वेक्स बना है बिकॉज ऑफ द स्लोप, क्योंकि स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है, स्लोप जो है वो डिमिनिशिंग है। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्लोप अगर डिक्रीजिंग होगी तो कर्व की शेप क्या होगी, कॉन्वेक्स होगी। ये एक्सेप्शन भी पॉसिबल नहीं है, ये पीपीसी कर्व की शेप नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी बनाने के लिए आप जो दूसरी कमोडिटी बना रहे थे उसका आपको कम से कम सैक्रिफाइस करना पड़े, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये दो एक्सेप्शंस पॉसिबल नहीं है। रिसोर्सेस में स्पेशलाइजेशन होता है, रिसोर्सेस इक्वली सूटेबल नहीं होती हैं, और यहाँ पर कम से कम सैक्रिफाइस करने वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर जो है हम कम से कम सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिसोर्स है या जो लैंड था शायद वो कॉटन के लिए ज़्यादा सूटेबल था, तो स्टार्टिंग से ही कॉटन का प्रोडक्शन करना चाहिए था ना, वीट का क्यों कर रहे थे हम लोग। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो ये दोनों एक्सेप्शंस पॉसिबल नहीं है। पीपीसी की एक ही शेप होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉनकेव। बट इतने एग्जाम्पल से अब आपको डायग्राम्स की जो शेप है वो फाइनली समझ में आ जानी चाहिए है। अब मैं उसको समराइज करूंगी, अगर आपने वो चीज़ समझ ली तो आगे आपको इकोनॉमिक्स में डायग्राम्स की शेप को रटना नहीं पड़ेगा। लोग रटते हैं कि भाई कॉनकेव है क्यों है, कॉन्वेक्स है क्यों है, आप उसको समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, ये रही अभी तक की स्टार्टिंग की। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा इकोनॉमिक्स में कोई और शेप्स नहीं होती हैं, होती हैं, डायग्राम की और भी शेप होती हैं, बट ये बेसिक शेप्स होती हैं। ये समझ में आ गई तो मतलब बहुत कुछ समझ में आ गया इकोनॉमिक्स में। अब देखो, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये है हमारा कर्व डाउनवर्ड हो और स्ट्रेट हो। अगर कोई आपको बोलता है कि ये कर्व डाउनवर्ड क्यों है, तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपने वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे जो चीज़ शो करी है, जिस भी चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, तभी ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये वाला कर्व भी डाउनवर्ड है, तो मतलब कैसा रिलेशन होगा दोनों चीज़ों के बीच में, जो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हो, नेगेटिव रिलेशन होगा। और यहाँ पे भी कर्व डाउनवर्ड है, मतलब नेगेटिव रिलेशन होगा। ये कर्व अपवर्ड है, और मैं आपको शो करके दिखाती हूं कि कैसे। लेट्स से ये एक पॉइंट है इस कर्व पे, दिस इज वन पॉइंट, ठीक है, और ये है दूसरा पॉइंट इस कर्व पे। अब आप खुद देखो यहां पे ये चीज इंक्रीज हुई तो ये भी इंक्रीज हुई ना, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। जब दो फैक्टर्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है तब जाके कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। दोबारा से देख लो, लेट्स से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये ए डैश, ये बी डैश, लेट्स से ये कॉटन है और ये वीट है। तो ये देखो इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा था ए और ए डैश। जब हम इसी कर्व के दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, ये एक पॉइंट था, हम इस कर्व के दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, तो देखो वीट का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कॉटन का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, दोनों का प्रोडक्शन एक साथ बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है। जब दो फैक्टर्स एक साथ इंक्रीज हो या एक साथ डिक्रीज हो, सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। और आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन है, इसीलिए कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग बना है। तो कोई भी कर्व जब अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, इसका मतलब आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो कुछ भी प्लॉट किया है उन दोनों चीज़ों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है।
कर्व जो है स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कब बनती है? जब स्लोप हर बार सेम आए, जब स्लोप जो है वो हर बार क्या हो? कांस्टेंट हो। यहां पे भी कर्व हमारा अपवर्ड और स्ट्रेट है, मतलब इसकी भी स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कर्व कॉनकेव कब बनता है? अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे इसलिए नहीं दी, क्योंकि एग्जांपल मैंने पीछे बहुत दे दिया आप लोगों को ऑलरेडी, डाटा से हम लोगों ने स्लोप निकाल के ड्रॉ करके देखे हैं डायग्राम्स, ये समरी है। सो कॉनकेव कब बनता है? जब स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग स्लोप। और इससे जस्ट पहले हमने देखा था कर्व कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स कब बनता है? जब स्लोप डिक्रीजिंग हो, डिमिनिशिंग हो। ये रही समरी। अब अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि कर्व जो है वो अपवर्ड क्यों है या डाउनवर्ड क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन के कारण होगा। कोई आपसे पूछता है कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों है, तो आप बताएंगे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। कोई पूछता है कर्व कॉनकेव क्यों है, आप बताएंगे स्लोप इंक्रीजिंग है। कोई पूछता है कर्व कॉन्वेक्स क्यों है, आप बताएंगे कि स्लोप डिक्रीजिंग है इसीलिए। और इसका उल्टा भी पता होना चाहिए है। अगर कोई आपको सिर्फ इतना बोले कि स्लोप कांस्टेंट है, तो बताओ डायग्राम कैसा बनेगा? कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा या स्ट्रेट लाइन? तो आप बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपको बना के देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गया तो आपको डायग्राम बना के भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोल देता आपको कि स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, तो बताओ कर्व कैसा बनना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व कैसा बनेगा? कॉनकेव। आपको डाटा से प्लॉट करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको पता है कि स्लोप डिक्रीजिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्व कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स ही बनेगा। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर डायग्राम की शेप दे रखी है तो उसके पीछे के कारण पता होने चाहिए कि वो डाउनवर्ड या अपवर्ड क्यों है, वो स्ट्रेट, कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्यों है। और अगर आपको कोई ये बता देता है कि कर्व जो है वो डाउनवर्ड है या कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, तो आपको पता होना चाहिए है कि उसकी शेप कैसी होगी। कॉनकेव है तो मतलब स्लोप, सॉरी मैंने जो है उल्टा बोल दिया। अगर कोई आपको स्लोप बता देता है कि रिलेशनशिप क्या है फैक्टर्स के बीच में और स्लोप क्या है कर्व की, तो आपको डायग्राम की शेप पता होनी चाहिए है। इस तरीके से आपको डायग्राम के कंसेप्ट्स को समझना है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप समझ लेंगे तो आगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स याद नहीं करनी है हमको, हर स्टेप पे समझते हुए चलिए। और कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो खुद से पूछो कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट कैन बी द लॉजिक बिहाइंड दिस, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस। बिना रीजन के किसी चीज को रटो मत इकोनॉमिक्स में बस। थैंक यू।